बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये लेक्चर है ये हमारा एफएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 है जो कि डेरिवेटिव से मुतालिक है। इस चैप्टर के हमने सारे पास पेपर के एमसीक्यूज करने हैं और उससे पहले मैं आपको इसके जो फार्मूले यूज होंगे एमसीक्यूज में और जिसकी वजह से आप एक्सरसाइजेस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पहले मैं आपको वो रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, आप जानते हैं कि हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसी भी फंक्शन को जाहिर करने के लिए। इसमें x हमारी इनपुट कहलाती है, x की वैल्यूज का जो सेट है उसको हम डोमेन भी कहते हैं और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। y आउटपुट कहलाता है, y की जो वैल्यूज हैं उसके सेट को हम रेंज भी कहते हैं और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है x पे। और अगर हम इस डिपेंडेंस को रेट ऑफ चेंज निकाल के चेक करना चाहते हैं कि इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम पहले चेंज इन y निकालते हैं और उसे हम चेंज इन एक्स पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाता है। ठीक है, और फिर हम निकालना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, जब हम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो करते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाता है फंक्शन का, और इसके लिए नोटेशन हम यूज कर रहे हैं डी वाई बाय डी एक्स, और इससे हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसी तरह आप डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, या कोई भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मैं यहाँ नहीं दे रहा, वो बीएससी और एमएससी के लेक्चर में आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज आता है सेकेंड ईयर के लेवल में, वो ये आता है कि ये जो नोटेशन है डेरिवेटिव की, ये किस मैथमेटिशियन ने कौन सी यूज की है। मसलन एक इसमें क्वेश्चन आता है लेबनीज का कि लेबनीज ने डेरिवेटिव के लिए कौन सी नोटेशन यूज की। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसे हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डी एफ बाई डी एक्स, ये नोटेशन यूज की थी लेबनीज ने। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 पे पूछा जाता है न्यूटन की नोटेशन क्या थी डेरिवेटिव की। ठीक है, तो न्यूटन ने डेरिवेटिव के लिए डॉट यूज किया था, जैसे फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, तो न्यूटन ने यूज किया था एफ डॉट एक्स, इसे हम डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे। इसी तरह नंबर 3 पे जो पूछी जाती है वो लेग्रांज की है। लेग्रांज ने डेरिवेटिव के लिए एफ प्राइम यूज किया था, एफ प्राइम एक्स। ठीक है, इसी तरह नंबर 4 पे है कॉशी। कॉशी ने डेरिवेटिव के लिए डी यूज किया था, डी एफ ऑफ एक्स, का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट नोटेशंस है, आपने मैथमेटिशियन के नेम के साथ इसको याद रखना है। ठीक है, और ये जो बाय डेफिनेशन है, इसे हम बाय डेफिनेशन कहते हैं इन 4 स्टेप्स मेथड्स को, या इसे 4 स्टेप मेथड कहते हैं, या ए बी इनिशियल मेथड कहते हैं, या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, देखें पहला स्टेप क्या होता है हमारा, स्टेप 1 में हम डेल्टा वाई फाइंड करते हैं गिवन फंक्शन से, दूसरे स्टेप में डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसे सॉल्व करते हैं। तीसरे स्टेप में हम लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो आप इसे 3 स्टेप में भी लिमिट कर सकते हैं, और अदरवाइज आप 4 स्टेप्स के अंदर सेकेंड ईयर में करते हैं, या अगर कोई करना चाहे तो वो उसे एक ही स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख के उसे सिंप्लीफाई कर दे तो वो डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, अब इस मेथड से, इस बाय डेफिनेशन मेथड से, क्योंकि इसे लगाना आसान नहीं है, इसके 4 स्टेप्स लगाएंगे आप तो ये सॉल्व होगा। इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, हम वेल नोन फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं और फिर उन्हें याद कर लेते हैं, तो वो डेरिवेटिव के फार्मूले बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपको वो फार्मूले करवाने लगा हूं जिसकी मदद से हम सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है वो कर सकते हैं। फर्स्ट वन, अब डेरिवेटिव क्योंकि रेट ऑफ चेंज है, अगर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, इफ वी हैव एनी कांस्टेंट, ठीक है, मिसाल के तौर पे फर्ज करो ये a की पावर 10 है और a कांस्टेंट है, तो a की पावर 10 भी कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पे ये log c है, अगर c कांस्टेंट है तो log c भी कांस्टेंट है। मिसाल के तौर पे साइन 30 डिग्री, 30 कांस्टेंट है तो साइन 30 भी कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए
तो कांस्टेंट उसे कहते ही तब है क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो फिर उसका जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। नंबर टू, डी एक्स बाई डी एक्स, ये तो वन हो जाएगा, वैसे ही देखें डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, तो सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन। नेक्स्ट पावर रूल है, और इस रूल से ये पांच के पांच डेरिवेटिव बन जाते हैं, लेकिन मैं इसे अलग इसलिए लिख रहा हूं कि आप इसको अलग याद रखें, और आप देखेंगे कि इनको अलग याद रखने से हमारे क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, इसलिए मैं हमेशा इन्हें इन 5 फार्मूलों में लिखता हूं। पावर रूल क्या है, अगर x की पावर n है तो n स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या बचेगा, x बच जाएगा, x का डेरिवेटिव वन है वो हमने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इसे हम पावर रूल कहते हैं, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ वन ओवर एक्स, इसे आप x की पावर माइनस वन लिख के पावर रूल भी बना सकते हैं, लेकिन इसे आप याद रखें, एज इट इज याद रखें। वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव आएगा, वन ओवर एक्स आएगा तो माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, पावर रूल से यही आएगा। अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं आप, माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे तो माइनस टू हो जाएगी, वो नीचे आके स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वही फार्मूला है, लेकिन आपने याद रखना है डेरिवेटिव ऑफ वन ओवर एक्स इज माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, एक्चुअली ये पावर वन ओवर टू है, तो जब आप पावर रूल लगाते हैं वन ओवर टू शुरू में आ जाता है, वन ओवर टू में से एक माइनस करते हैं तो माइनस वन ओवर टू, इसे आप लिख देते हैं वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो आपने याद रखना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, बजाय पावर रूल लगाने के आप याद रख लें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा आगे। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स, कोई कांस्टेंट है सी जो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं, इसे आउटसाइड लिख देंगे, आप सी को बाहर लिख देंगे, डेरिवेटिव एफ पे अप्लाई हो जाएगा और उस डेरिवेटिव को हम एफ प्राइम एक्स लिखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड। नेक्स्ट, अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हैं तो डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव, यानी आप क्या करेंगे, आप बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि पहले दोनों को प्लस कर लें फिर जो आंसर आए उसका डेरिवेटिव लें, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप दोनों को अलग अलग कर लें, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल, कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको आपने डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। एक तरीका तो यह कि अगर वो मल्टीप्लाई आसानी से हो सकते हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लीकेशन के बाद उसका डेरिवेटिव ले लें। अदरवाइज दूसरा तरीका है प्रोडक्ट रूल, जिसके मुताबिक आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वोशिएंट रूल, f of x over g of x, this is equal to g of x square, g of x as it is, f prime x minus f of x g prime x। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन f of g x। इसमें क्या करें, इसमें आप तरतीब याद रखें, देखिए तीन चीजें, सबसे पहले क्या आ रहा है f, पहले f का डेरिवेटिव लें, बाकियों को ना छेड़ें, इसको आप f of g of x यूं भी लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, f का डेरिवेटिव होगा, एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ प्राइम, जी ऑफ एक्स को नहीं छेड़ा हमने। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जी का डेरिवेटिव लेंगे, जी प्राइम, एक्स को नहीं छेड़ा हमने। नेक्स्ट स्टेप में एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, वो वन हो जाएगा। तो इस तरह से करके, अच्छा इसको अगर आप गौर करें तो ये जो एफ प्राइम है ये क्या है, ये डेरिवेटिव जी एक्स के रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से नहीं है, एफ प्राइम फंक्शन है जी का, तो ये डी एफ बाई डी जी है, डी एफ बाई डी जी। उसके बाद जी प्राइम क्या है, जी प्राइम डेरिवेटिव है जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये डी जी बाई डी एक्स। इसका मतलब है कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी एफ बाई डी एक्स, ये कहलाता है हमारा चेन रूल। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ यूज होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अलावा ये पैरामीट्रिक इक्वेशन में भी यूज होता है। फर्ज करें सम टाइम जब आपके पास फंक्शन आपका एक्स दिया होता है और वेरिएबल टी होता है, वाई भी आपके पास फंक्शन होता है, वेरिएबल टी होता है, और आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है, तो आप क्या करते हैं, आप डी एक्स बाई डी टी फाइंड करते हैं, उधर से आप डी वाई बाई डी टी फाइंड करते हैं, फिर आप लिखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो इसे आप चेन रूल कहते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन इस फार्मूला की। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल इज जस्ट लाइक वन ओवर एक्स, कि अगर एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस वन, इसका मतलब वन ओवर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप इस पे यही रूल लगाएं,
तो आप लिखे जैसे 1/x का डेरिवेटिव -1/x² है, तो 1/f(x) का -1/f(x²) है। फर्क क्या है, इसका भी डेरिवेटिव आएगा f(x) का भी, और वो बन जाएगा f'(x). यूं याद रख लें कि पहले तो आपने रेसिप्रोकल का डेरिवेटिव लेना है, वो -1/f(x² आ जाएगा, और फिर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, वो f'(x) आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट का देखते हैं। अब आगे चलते हैं हम यहाँ से, ये तकरीबन तकरीबन 12 फार्मूले ये हो गए हैं। अगले अगले स्टेप में हम 12 फार्मूले करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, अच्छा इसे अब आप देखिए, 12 फार्मूले ज़हन में रखें आप। नंबर वन है साइन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या है? साइन का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर। कॉट का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंट स्क्वायर। अब देखिए टेन का फार्मूला भी है क्या, 1+tan² = secant²। कॉट का ताल्लुक को सीकेंट स्क्वायर से है। कोसिकन का माइनस को सीकन एक्स कॉट एक्स। सीकन का सीकन एक्स टैन एक्स। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद रखें। इसमें एक बास के साथ प्लस आ रहा है, बास के साथ माइनस आ रहा है। आप नोट ये कर सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके आंसर में माइनस आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये बात हाइपरबोलिक में जाके दुरुस्त नहीं रहेगी, इसलिए केयरफुली आपने ख्याल रखना है इस बात का। नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शंस के। इनवर्स साइन एक्स 1/1 - x²। देखिए इनवर्स के फार्मूले याद रखने के लिए आपने याद रखना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। 1+tan² क्या होता है, ये सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है। 1+cot² क्या होता है, ये कोसिकेंट स्क्वायर के बराबर होता है। इसका क्या ताल्लुक है यहाँ पे, वो मैं आपको समझाने लगा हूं कि इसका क्या ताल्लुक है इन फार्मूला से, क्यों मैं आपको याद रखने का कह रहा हूँ इन फार्मूले को। ठीक है, अगर आप ये फार्मूले याद रखते हैं और ये बात आपको समझ आ जाती है तो फिर आपको हाइपरबोलिक के फार्मूले भी याद हो जाएंगे। जरा आप नोट करें, टेन का ही फार्मूला लेके नोट करें कि टेन के फार्मूले में कैसे याद रहेगा कि 1+x² आना है। आपको टेन का फार्मूला देख के याद रहेगा, ये फार्मूला देख के कि भाई इसका जो फार्मूला है वो 1+tan² के साथ है टेन का, तो इसलिए 1+x² है। मेरी इसी बात को याद रखें। अब स्टार्ट से देखें, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स साइन एक्स। साइन का फार्मूला यहां से अगर देखो तो साइन आता है जब 1 - sin² बनेगा, तो एक फार्मूला बन सकता है जो कॉस स्क्वायर के बराबर है। तो साइन किस तरह यूज होगा, 1 - sin²। तो ये देखें 1 - x² बनेगा। कॉस कैसे यूज होगा, सेम ऐसे ही 1 - cos² = sin² होता है, तो 1 - cos² से आपको हिंट मिलेगा कि 1 - x² आना है, और दोनों का फार्मूला सेम है। 1/1 - x², -1/1 - x²। जस्ट ये है कि जिसके साथ सी आ रहा है वो माइनस में, -1/1 - x²। अच्छा, टेन का और कॉट का देखे सेम है। टेन का और कॉट का जस्ट क्या डिफरेंस है, ये 1+x² है, ये -1/1 + x² है। और 1+x² क्यों है, क्योंकि 1+tan² का फार्मूला पड़ा है हमारे पास। कोसिकेंट का जब आप इसका जब आप प्रूव करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ एक्स भी आता है, लेकिन स्क्वायर रूट में क्या आना है वो यहाँ से पता चलता है। अगर कोसिकेंट के साथ फार्मूला बनाना है तो इस वन वन उधर जाएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर -1, इसलिए इसका फार्मूला क्या बनेगा फिर x² -1। और सीकेंड में क्या होगा, ये भी ऐसी है। सीकेंड के साथ फार्मूला बनाना है तो 1 इधर आ जाएगा, -1, तो x² -1। तो सीकेंड का फार्मूला 1/x mod x² -1, को सीकेंड का -1/x mod x² -1। तो देखिए आपको 3 ही फार्मूले याद करने हैं, तो उससे ही काम आपका चल जाएगा। वो 3 फार्मूले कौन से हैं, एक साइन के, साइन इनवर्स का 1/1 - x² स्क्वायर रूट, कॉज वाले में जस्ट माइनस आ जाएगा। एक tan इनवर्स का 1/1 + x², कॉट वाले में जस्ट माइनस आ जाएगा। और एक सीकेंड इनवर्स का 1/x mod x² -1, और सीकेंड इनवर्स में माइनस आ जाएगा जस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास 4 फार्मूले हैं जिसकी मदद से हाइपरबोलिक वाले फंक्शन पे हम जाते हैं। पहला फार्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर x। a पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, एज इट इज a पावर x, इसकी पावर ही बड़ी है। a की पावर x का डेरिवेटिव a पावर x, लेकिन एक चीज साथ आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ a।
ए का नेचुरल लॉग आ जाएगा, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ ए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर हम पुट कर दें ए को ई पुट कर दें तो फिर क्या आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स हो जाएगा। तो फिर फार्मूला ये बनेगा ई पावर एक्स एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ ई। और नेचुरल लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग वो लॉग होता है जिसका बेस ई हो। तो लॉग ऑफ ई बेस ई, जब बेस और नंबर सेम होते हैं तो आंसर वन आता है। ठीक है, तो इसलिए ये नेचुरल लॉग ऑफ ई वन हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई पावर एक्स जस्ट। सो डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग एक्स का डेरिवेटिव ये होता है कि इस एक्स का रेसिप्रोकल आ जाता है वन ओवर एक्स। जब लॉग होता है तो उसका डेरिवेटिव में रेसिप्रोकल वन ओवर एक्स, लेकिन साथ क्या आता है, साथ नेचुरल लॉग ऑफ ए भी आता है, वन ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। इसमें भी अगर आप ए को ई पुट कर दें तो ये नेचुरल लॉग बन जाएगा, ये वाला जिसकी बेस ई होती है, और फिर नेचुरल लॉग ऑफ ई बन जाएगा जो कि वन होता है। इसलिए फिर लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जस्ट आपके पास वन ओवर एक्स रह जाएगा। ठीक है, अब इन फोर की मदद से हम हाइपरबोलिक के फार्मूले बना लेते हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, उसमें आपको पता है साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू में ई पावर एक्स यूज होता है, तो आप इसका फार्मूला अगर प्रूव करना चाहते हैं तो आप साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट करके उसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, याद रखें, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव कोसिकेंड स्क्वायर। ठीक है, सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स, कोसिकन का कोसिकन एक्स कॉट, ये स्क्वायर नहीं है, कोसिकन एक्स कॉट एक्स। ठीक है, सेम फार्मूले, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो साइन कॉस टेन इन तीनों के साथ प्लस आना है, वहां पे ये बात मुख्तलिफ थी। हाइपरबोलिक में साइन कॉस टेन के साथ प्लस आना है, कॉट कोसिकन और सीकन के साथ माइनस आना है, फार्मूला वही है। ठीक है, नेक्स्ट, इनवर्स हाइपरबोलिक। इनवर्स हाइपरबोलिक के लिए देखो, फिर मैं आपको याद कराता हूँ, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये वन होता है। उसके बाद वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है। उसके बाद कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस वन, ये कोसिकन हाइपरबोलिक स्क्वायर होता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए अब आपने फार्मूले लिखने हैं इनवर्स हाइपरबोलिक के। ठीक है, पहला फार्मूला इनवर्स साइन हाइपरबोलिक। उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला बनाने के लिए अब यहाँ पे आएंगे और आप देखेंगे कि ये जो साइन है यहाँ पे आ जाएगा, वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, इससे फार्मूला बनेगा, और वो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर के। तो साइन हाइपरबोलिक को यूज करते हुए आपका फार्मूला बनेगा जब वन प्लस साइन होगा, तो इसका मतलब फार्मूले में फिर क्या आना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आप कॉस की बात करें, यहाँ पे कॉस के साथ कौन सा फार्मूला बनाएंगे, तो फिर देखें ये माइनस साइन उधर चला जाएगा, वन इधर आ जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि फार्मूला बनेगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ फार्मूला बनेगा कॉस हाइपरबोलिक। अब आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट, इन टेन के साथ यहां से नजर आ रहा है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूले तो आ गए प्लस के साथ। कॉट के साथ देखें, यहां से पता लग रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा। अब यहां जब एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, लेकिन कॉट के डेरिवेटिव में माइनस आना है, उस माइनस को खत्म करने के लिए आप इसका साइन चेंज करके इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर कर दें, तो फिर आप देखें टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का फार्मूला सेम हो जाएगा। नेक्स्ट, कोसिकन हाइपरबोलिक, कोसिकन को ढूंढने, ये पड़ा है कोसिकन, ये माइनस वन है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो कोसिकन के फार्मूले में वन प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। सीकेंड का फार्मूला यहां से देख लें, ये सीकेंड इधर आएगा तो वन माइनस सीकेंड स्क्वायर बनेगा, लिहाजा इसके फार्मूले में वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, अब उम्मीद है कि ये आप आपको ये भूलेंगे नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं, फोर स्पेशल केसेस हैं। ये इसे मैं पढ़ूंगा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसे मैं पढ़ूंगा कांस्टेंट पावर वेरिएबल, इसे मैं पढ़ूंगा वेरिएबल पावर कांस्टेंट, इसे मैं पढ़ूंगा कांस्टेंट रेज टू पावर कांस्टेंट। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, फोर केस मैंने इसलिए इकट्ठे। देखिए, सबसे आखिरी आसान है, ए कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो ये बेसिकली आप देखो कि ये डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ही तो है, और वो जीरो होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो, तो ये तो
कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट ही है, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जीरो है। अच्छा, कांस्टेंट की वेरिएबल पावर कांस्टेंट, ये पावर रूल से हो जाता है। जैसे एक्स की पावर एन थी, एक्स की पावर ए है तो ए एक्स की पावर ए माइनस वन, इस पे हम पावर रूल लगाएंगे। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। इस पे क्या करेंगे, इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। ए की पावर एक्स आ जाए तो फिर ये बनेगा ए की पावर एक्स एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ ए। लास्ट वन, वेरिएबल पावर वेरिएबल। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो ना तो ये कांस्टेंट है कि इसका डेरिवेटिव जीरो हो, ना इसकी पावर कांस्टेंट है कि हम पावर रूल लगाएं, ना बेस कांस्टेंट है कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लेके जाएं। तो इसका एक आखिरी हल ये है, इसका आखिरी हल ये है कि आप क्या करें, आप इसके लिए लॉग अप्लाई करें। फर्ज करें y है x की पावर x के बराबर, तो log y क्या आ जाएगा, ये log x की पावर x, तो x शुरू में आ जाएगा log x। तो इसका अब डेरिवेटिव लें, log y का 1/y dy बाई dx बन जाएगा, ठीक है। और इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x का x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1, तो ये भी 1 हो गया, 1 प्लस log x। और ये जो y डिवाइड हो रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y असल में x पावर x है, यहाँ लिख दो x पावर x, तो ये बन जाएगा x पावर x 1 प्लस log x। तो x पावर x ये भी याद रखना है आपने, इसे डायरेक्ट याद रखेंगे। x पावर x का डेरिवेटिव क्या है, x पावर x 1 प्लस log x। दीज आर द स्पेशल केसेस। अच्छा, आगे चलते हैं। और इस चैप्टर में दो तरह की सीरीज है। एक है मैक्लॉरेन सीरीज। मैक्लॉरेन सीरीज क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो एक्स एफ प्राइम जीरो एक्स स्केयर एफ डबल प्राइम जीरो बाई टू फैक्टोरियल एक्स थ्री एफ ट्रिपल प्राइम जीरो बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स एन एफ एन nth डेरिवेटिव जीरो ओवर एन फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। यानी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स है और जीरोस पे वैल्यूज हो, वो मैक्लॉरेन सीरीज है। और अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स में कुछ ऐड हो रहा है, फिर आप समझ जाएं कि वो टेलर सीरीज है। और टेलर सीरीज क्या है, ये एफ ऑफ एक्स एच एफ प्राइम एक्स, जो एच की पावर है उतना ही फैक्टोरियल है, उतना ही डेरिवेटिव है। तो ये दो सीरीज आपको याद करनी है। मैक्लॉरेन सीरीज की मदद से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, और वो इसके क्वेश्चन से बनते हैं। आपने याद रखनी है कुछ सीरीज, वन याद रखना, ना याद हुई तो फिर यही करना है कि आपने फंक्शन में एक्स को जीरो पुट करना है, उसका डेरिवेटिव लेके फिर दोबारा डेरिवेटिव लेके जितनी एक्स की पावर लेनी हो, जितनी एक्स की पावर तक जाना हो, उतने डेरिवेटिव लेके उसमें जीरो पुट करके इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, तो आपके पास सीरीज आ जाएगी। अब याद रख लें, अगर वन एक्स एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एक्स थ्री बाय थ्री फैक्टोरियल, यानी जो पावर है उतना ही फैक्टोरियल है और सारी पावर आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये ई पावर एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज है। अगर इसमें से जस्ट एक्स की आड पावर ले ली जाए अल्टरनेटिव साइन के साथ, तो ये साइन एक्स की सीरीज होती है, इसका जवाब साइन एक्स है। और अगर इसकी आज की सिर्फ इवन पावर, वन को मैं एक्स पावर जीरो लिख सकता हूँ, सिर्फ इवन पावर ले ली जाए और साइन बदलता जाए प्लस माइनस, तो ये सीरीज है कॉज एक्स की। और अगर ऑड पावर ली जाए, साइन भी प्लस रहे, तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज है। अगर इवन पावर ली जाए और साइन भी प्लस रहे, तो ये कॉज हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज है। इसके अलावा आपकी बुक में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए पावर एक्स का भी है, जिसे आप मैक्लॉरेन सीरीज के फार्मूले से सॉल्व करते हैं। इसकी सीरीज भी आप याद रखेंगे सेकंड ईयर के लिए। इसी तरह वन प्लस एक्स की सीरीज निकाली हुई है, इसे भी आप याद रखेंगे एमसीक्यूज के लिए। 1/1 प्लस एक्स पावर एन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स प्लस एच 2 पावर एक्स प्लस एच, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए सेकंड ईयर लेवल तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं डेरिवेटिव की बेसिस पे, मैं बड़ा मुख्तसरन आपको और तेजी के साथ ये आपको कराने लगा हूं, इसे आप अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। पहला है क्रिटिकल पॉइंट। अगर किसी पॉइंट ए पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट, नो डेरिवेटिव, या वो वैल्यू जीरो आ जाए, तो ऐसे ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। याद रखना दो केसेस हैं, अगर डेरिवेटिव जीरो हो जाए या एग्जिस्ट ही ना करे, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट।
मिसाल के तौर पे अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो स्क्वायर रूट एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स है। आप इसका डेरिवेटिव जीरो पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जीरो पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एफ जीरो जीरो होता है, लेकिन डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसी तरह आपका फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव 2x है, तो जीरो पे अगर आप x जीरो पे निकालना चाहें तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो ये दो केसेस हैं, इन दोनों केसेस में आप कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा, अगर मैं ये कंडीशन खत्म कर दूं, ये जो मैंने कंडीशन लगाई है एग्जिस्ट ना करने वाली, और सिर्फ एक कंडीशन रखूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, तो फिर वो बन जाता है स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, जिसकी ये एग्जांपल ली जा सकती है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर फंक्शन है, जीरो पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, तो ये जीरो इसका स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, यानी अगर फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे जीरो हो रही है तो उस पॉइंट को आप कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट भी होता है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में भी ये है। अब जो स्टेशनरी पॉइंट होता है ना, स्टेशनरी पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट क्यों कहते हैं, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि स्टेशनरी पॉइंट को आखिर स्टेशनरी पॉइंट ही क्यों कहते हैं। इसका ताल्लुक है फंक्शन के ग्राफ के साथ किसी हद तक। ठीक है, अच्छा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्ज करें कि फंक्शन का ये फंक्शन है, ऐसे जा रहा है, मैं इसका ये हिस्सा ले लेता हूँ, ये वाला हिस्सा, आगे चल के मैं ये वाला हिस्सा ले लूंगा। ठीक है, इस हिस्से में देखें, आपको लाइन पढ़ना आती है ना फंक्शन के ग्राफ, तो ये आप यहां से चलें जरा, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। फंक्शन की वैल्यू में जो चेंज आता है ना, वो फर्स्ट डेरिवेटिव से पता चलता है, एफ प्राइम से पता चलता है। और एफ प्राइम यहाँ पे क्या है वो निकालने के लिए आप यूं सोचें कि जैसे आपने एक पत्थर को रस्सी में बांधा हुआ है और आप उसे घुमाते जा रहे हैं। आप किसी भी पॉइंट पे जब पहुंचे हैं, जब आप अगर आप हाथ से रस्सी छोड़ देते हैं तो ये पत्थर ऐसे जाएगा। तो वो जो किसी भी पॉइंट पे पत्थर के जाने की जो डायरेक्शन है ना, वो असल में डेरिवेटिव है, एफ प्राइम है। ठीक है, अच्छा, अब देखें फंक्शन, देखें यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, आपका जो एफ प्राइम है इसका एरो ऊपर ऊपर को जाएगा। ये देखें जरा, आपका फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ये पॉजिटिव होगा, ऊपर को जाने का मतलब है कि पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ पे आ जाए इंक्रीजिंग है, अभी भी एक्स एक्सिस से तो ऊपर ही है ना डायरेक्शन आपकी, जब तक ऊपर है इंक्रीजिंग है। ये जो पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये टेंजेंट है, ये एफ प्राइम है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया, ना फंक्शन बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। इसके बाद आगे चलो तो डिक्रीजिंग है। दिखाने का जस्ट मकसद ये 3 पॉइंट याद कराना है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी अगर डायरेक्शन आपके इस लाइन की एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, साफ जाहिर है। अगर नीचे है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से भी पता चल जाता है फंक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और अगर जीरो है तो फिर क्या कहेंगे, आप कहेंगे ना तो वो इंक्रीजिंग है ना वो डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये बात आपको समझाना मकसूद थी यहाँ पे कि अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जीरो होता है, रिकॉल कर ले, फर्स्ट डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो होता है तो मतलब यह है कि फंक्शन वहां पे वैल्यू बढ़ा रहा है। लेस देन जीरो होता है तो वहां वैल्यू कम हो रही है। इक्वल टू जीरो होता है तो ना कम हो रही है वैल्यू ना बढ़ रही है, नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। तो ऐसा पॉइंट जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो, उस पे क्या होता है, ना फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है, तो उसे हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, आप देखें जरा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैं 3 तरह के स्टेशनरी पॉइंट आपको दिखाने लगा। देखें जरा, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहां से मैं आपको ये भी कराने लगा साथ, ये दोनों चीजें साथ ही साथ करा रहा हूं। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, इस ग्राफ ले लेते हैं हम। जैसे फर्ज करें ये फुटबॉल पड़ा है, आपने फुटबॉल को किक लगाई, ये यहां से इसकी हाइट बढ़ी, एक मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर वापस आ गया जमीन पे। ठीक है, अच्छा, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पेंडुलम की।
ये पेंडुलम, फर्ज करें ये पेंडुलम है, ठीक है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत ये नीचे को गिरा गिरा गिरा, यहाँ आके थोड़ा संभला, लेकिन रुका नहीं गया तो यहाँ चला गया। अच्छा, फिर इसी तरह वो यहाँ से फर्ज करे कोई गिरा, ऐसे गिरा गिरा गिरा, संभला, और समझने के बाद फिर गिरता रहा। ये तीन एग्जाम्पल हैं स्टेशनरी पॉइंट, तीन केसेस बन गए। देखो पहले केस में क्या हुआ, ये फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही, यहाँ पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और फिर डिक्रीज कर गई। तो ये जो पॉइंट है ये स्टेशनरी पॉइंट है, क्योंकि इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट की एक और खूबी भी है कि ये आपको उस फुटबॉल की मैक्सिमम हाइट दे रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेशनरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां बिहेवियर चेंज हो रहा है फंक्शन का, कि वो पहले उसकी हाइट बढ़ रही थी, बाद में कम होना शुरू हो गई। तो स्टेशनरी पॉइंट इस किस्म का हो सकता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो हमें, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टेशनरी पॉइंट ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये पेंडुलम है, पेंडुलम अपनी हाइट कम कर रहा है, ऐसे कम कर रहा है, यहाँ आके इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, ना ये बढ़ रहा है ना ये कम हो रहा है। पहले कम हो रही हाइट, यहाँ आगे ना बढ़ी ना कम हुई एक लम्हे के लिए, फिर आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो ये जो पॉइंट था, यहाँ इसने मिनिमम वैल्यू दी हमें, ठीक है। तो ये पॉइंट दोनों सूरतों में, इन दोनों पॉइंट को हम जो मैक्सिमम वैल्यू दे या मिनिमम दे, उसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से टर्न आया, पहले वो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, बाद में डिक्रीज हो गई, यहाँ पहले डिक्रीज हो रही थी, बाद में इंक्रीज हो गई। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है, टर्निंग पॉइंट। यहाँ ये स्टेशनरी पॉइंट होता है, देखो ये पहली कंडीशन तो है स्टेशनरी तो हो ना, पहले एफ प्राइम है जीरो हो जाए, ठीक है। समझो कि ये स्टेशनरी पॉइंट की दो टाइप्स हैं, एक टर्निंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर स्टेशनरी पॉइंट ऐसा है कि वहां पे टर्न आ रहा है, वहां मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वकूफ पजीर हो रही है, तो फिर उसे कहेंगे टर्निंग पॉइंट। वो स्टेशनरी पॉइंट तो है, वो स्टेशनरी पॉइंट भी है, वो क्रिटिकल पॉइंट भी है, लेकिन साथ ही साथ उसे टर्निंग पॉइंट भी कहेंगे। और अगर ऐसा हो कि और अगर ऐसा हो कि एक फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, एक पॉइंट पे आके रुकी है, तो वो स्टेशनरी पॉइंट हुआ। उस पॉइंट के बाद फिर बढ़ रही है, पहले ही बढ़ रही थी फिर भी बढ़ रही है, बिहेवियर में चेंज नहीं आया उसके, उसे हम टर्निंग पॉइंट नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आया। उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। तो ये तीन टाइप है बेसिकली स्टेशनरी पॉइंट की, जिसमें से फर्स्ट टू को आप टर्निंग पॉइंट कहते हैं, और सेकंड वाले थर्ड वाले को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अब साथ ही साथ देखो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज होते हैं जब आपने फंक्शन का बिहेवियर चेक करना हो स्टेशनरी पॉइंट पे, कि वो मैक्सिमम वैल्यू देता है या वो मिनिमम वैल्यू देता है या वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये समझने में बड़ा आसान है। देखो जरा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हो पॉजिटिव, देखो हम ये ए है हमारा, हम ए से थोड़ा पीछे चले जाएं तो ए माइनस एप्सिलॉन लिखेंगे, ए से आगे चले जाएं तो ए प्लस एप्सिलॉन रखेंगे। देखो ए माइनस एप्सिलॉन पे अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, और ए प्लस एप्सिलॉन पे वैल्यू कम हो रही है, नेगेटिव का मतलब कम हो रही है, जीरो से लेस का मतलब नेगेटिव। अगर ए पॉइंट से पहले फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, बाद में कम हो रही है, तो मतलब ए पे मैक्सिमम होगी। तो फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये बता रहा है कि फंक्शन की वैल्यू ए पे मैक्सिमम है। अगर ए पे वैल्यू कम हो, ए से पहले वैल्यू कम हो रही है और ए के बाद वैल्यू बढ़ रही है, तो फिर बताता है हमें स्टेशनरी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव बताता है कि मिनिमम वैल्यू, ठीक होगी बात। तो लिहाजा अगर आपने चेक करना है कि पॉइंट टर्निंग पॉइंट है फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से, तो क्या उसकी निशानी क्या होगी कि उस पॉइंट से पहले और बाद में फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा, पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव, पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव। और अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, सोचे जरा, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव हो गया, मतलब उसके अंदर नेगेटिव चेंज आया, ठीक है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अब साथ ही साथ देखिए सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव के नेगेटिव होने का ये मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव हो गया,
तो ये जो चेंज आया ये नेगेटिव चेंज है, और ये चेंज कहाँ पे आता है? मैक्सिमम मैक्सिमा पे आता है, जहां फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो। इसका मतलब आपको ये बात समझ आ गई कि सेकंड डेरिवेटिव से अगर देखना है कि पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव तो नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, तो फिर उसका जो रेट ऑफ चेंज, जिसको हम सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं, वो तो नेगेटिव हुआ ना। इसी तरह देखो, मिनिमम वैल्यू दे रहा है ना अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे, तो फिर इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पहले नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज तो अच्छा आया ना, पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव, इसे हम पॉजिटिव चेंज कहेंगे। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब यह है कि पहले डेरिवेटिव नेगेटिव था, फंक्शन कम हो रहा था, बाद में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर फंक्शन ए पे मैक्सिमम वैल्यू रखता है, तो सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव गया है। और अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि फिर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव वहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस से प्लस में गया है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव आपको कुछ नहीं बताता। फिर आप वापस चले जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे, या हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि आपके पास nth टेस्ट भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अलबत्ता फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे अगर आप आ जाएं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा आप देखें, अगर ए से पहले, ए वो स्टेशनरी पॉइंट है, ए से पहले देखा जाए तो फंक्शन का पॉजिटिव डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। ए के बाद देखा जाए फंक्शन की वैल्यू फिर बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होगा जिससे पहले और बाद में फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन सेम है। ठीक है। तो ये वो तमाम रिजल्ट्स थे जो सेकेंड ईयर के सेकेंड चैप्टर में है। मैंने मुख्तसरन आपको बता दिए, आप इसे बहुत अच्छी तरह देख लें, समझ लें, याद कर लें। मैंने आपको ऐसे हिंट्स दिए हैं कि जिससे ये आसानी से याद हो जाएंगे। और फिर अब हम जरा करते हैं पास्ट पेपर के एमसीक्यूज जो चैप्टर 2 से आए थे। ठीक है, अब हम वो करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।